चैप्टर 18 बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उनकी उपलब्धियां। तो जो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किए हैं ना भारत और वो सारे वैज्ञानिक कहाँ के हैं? भारत के। तो उन्होंने क्या क्या जो है काम किए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, क्या क्या उपलब्धियां हमारे भारत देश को उनसे प्राप्त हुई है, उसके बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है भारतीय वैज्ञानिक जो है उसमें हम लोग चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन है वहीं से रीडिंग करते हुए मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही हूँ, है ना। तो देखो सामान्य विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, आधारभूत विज्ञान तथा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ये गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। विज्ञान जो है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है आधारभूत विज्ञान जिसमें हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं। अभी जो आप बुक पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो? थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना। तो थ्योरी जो है उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, है ना। उसके बाद आता है आपका दूसरा विज्ञान जो है वो है अनुप्रयोगात्मक, यानी जो खोज संबंधित होता है ना। तो खोज जो होती है, विभिन्न खोजें उनके बारे में पढ़ते हैं और विभिन्न जो खोज वैज्ञानिक करते हैं। जैसे सपोज करो हम लोगों ने मिसाइल खोजी, तो उसका फायदा किसको हो रहा है? हमारे देश को। कि जो पाकिस्तान है वो क्या करेगा? हमारे देश से क्या करेगा? डरेगा कि हाँ भाई हमारे पास मिसाइल है तो हम युद्ध करेंगे, पाकिस्तान अगर हमसे युद्ध करेगा क्योंकि हमारे पास जो है शक्ति जो है ज्यादा है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? वो हमसे डरेगा। तो जो है जो रक्षा होगी हमारे देश की वो होगी। वो रक्षा अगर होती है तो जो खर्चा युद्ध में सरकार को करना होता है वो बच जाता है ना। तो आधारभूत विज्ञान से जो हमारे अनुप्रयोगात्मक विज्ञान जो है ना, ये जो दिया हुआ है आपके लाइन, अनुप्रयोगात्मक जो विज्ञान होती है, ठीक है। तो अनुप्रयोगात्मक जो विज्ञान होता है उससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या होता है? फायदा होता है, ठीक है। ये गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। वही आधारभूत विज्ञान से वैज्ञानिक मानसिकता, यानी आप विज्ञान के बारे में पढ़ते हो तो आपके जो थॉट्स होते हैं, जैसे आपको फिजिक्स अच्छी लगी, केमिस्ट्री अच्छी लगी, बायोलॉजी अच्छी लगी, तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो क्या होगी? है ना, वैज्ञानिक होगी। आप हर चीज को ये सोचोगे। जैसे कि सपोज करो अभी हम लोग अगर किसी डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप लोग धार्मिक चीजों को सोचते हो कि मंदिर में घंटी बजती है ना, तो मंदिर में घंटी बजने का क्या मतलब होता है? कि भगवान खुश होते हैं। ये तो क्या होता है? एक हम धार्मिक जो पुरानी सोच है वो लेकर चल रहे हैं ना। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें अगर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पता है तो क्या होता है कि जब भी घंटी बजती है तो उससे वातावरण क्या होता है? आसपास का जो जीव कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और वातावरण जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध रहता है ना। तो जो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होता है। तो समझ और जानकारी का विकास होता है, इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है तथा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे बढ़ता है, ठीक है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं हमारी मेंटेलिटी जो है वो वैज्ञानिक होगी, तभी तो आप वैज्ञानिक बनने का सोचोगे, है ना। और तभी आप नई नई खोज करोगे। तो अनुप्रयोगात्मक यानी जो प्रैक्टिकल विज्ञान है वो आधारभूत विज्ञान मतलब थ्योरी से कंटिन्यू क्या है? जुड़ा हुआ है ना। विज्ञान के दोनों ही पक्षों आधारभूत एवं अनुप्रयोगात्मक को समृद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ईसा पूर्व से ही समय समय पर क्या किया गया है? योगदान दिया गया है। अगर आपको पूछा जाता है कि अनुप्रयोगात्मक विज्ञान और आधारभूत विज्ञान की यूटिलिटी बताइए, तो पहला आएगा कि अनुप्रयोगात्मक विज्ञान से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि आधारभूत विज्ञान से क्या फायदा है, तो आप लिखोगे कि वैज्ञानिक मानसिकता, समझ और जानकारी का क्या होता है? विकास होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब पहले वैज्ञानिक जो है हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सुश्रुत। विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान को क्या किया था? प्राप्त किया था। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को किसके बारे में बताया? शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, है ना। कि कैसे ऑपरेशन जो होते हैं, यानी कहने का मतलब आज जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उसकी जो नींव रखी गई थी वो भारत के अंदर 600 ईसा पूर्व में रखी थी। इसके द्वारा, सुश्रुत के द्वारा, है ना। जो रोग है उसका उपचार दो तरीके से किया जाता है, तो शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के द्वारा, और दूसरा होता है मेडिसिन के द्वारा, है ना। तो जो है दोनों ही तरह से उपचार होता है। तो ये शल्य चिकित्सक थे, मतलब ऑपरेशन करके पहले दवाई दी जाती थी, अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन करके यानी जो रोग है उसको क्या करते थे? ठीक करते थे। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया जो आज भी प्रासंगिक है।
वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार करके उनको जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए थे। संसार को शल्य क्रिया के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं ऑपरेशन के अंदर, आप लोग देखते हो कुछ सिरिंज यूज की जाती है, सुइया यूज की जाती है, कैंचियां यूज की जाती है विशेष प्रकार की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, जो उनके बारे में बताया, तो किसने बताया? सुश्रुत ने। सामने आप डायग्राम में देख भी रहे हो, जो इमेज है वो दी गई है सुश्रुत की, है ना। उसके बाद आता है जोसेफ लिस्टर में से कई शताब्दी पूर्व इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार किया था कि जो हमारे को क्या हो जाता है, एंटीसेप्टिक जो चीजें हम यूज करते हैं, संक्रमण जो होता है ना, वो आपूर्ति कहलाता है। तो संक्रमण जो है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के निर्देश दिए ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रहे। हम लोग क्या होता है, जैसे ही चोट लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, चोट लगते ही हम डेटोल से वॉश करवाता है डॉक्टर, है ना, या फिर स्प्रिट लगाता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो क्यों होता है? ताकि क्योंकि जैसे ही हमें कट लगा तो उस जगह पर क्या हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं वो अटैक कर देते हैं, है ना बेटा। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो हमारा ऊतक है उसको संक्रमित होने के चांसेस होते हैं। तो जो संक्रमण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपूर्ति दोष कहते हैं, जिसको सर्वप्रथम अंग्रेज जो वैज्ञानिक थे जोसेफ लिस्टर ने बताया। लेकिन इससे पहले ही हमारे जो भारत देश के सुश्रुत है उन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि अगर आप कोई भी चीज, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, आप ऑपरेशन करते हो, अगर उसकी शल्य चिकित्सा से पूर्व यानी ऑपरेशन से पहले जितने भी उपकरण आप काम में ले रहे हो, जैसे सिरिंज यूज कर रहे हो, कैंची यूज कर रहे हो, तो उनको पहले गर्म करें ताकि उनके ऊपर जो कीटाणु है वो क्या हो, मर जाए और व्यक्ति को संक्रमण या कोई अन्य रोग जो है वो नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी बुक के अंदर कहा। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जो को का इस्तेमाल किया ऑपरेशन करते समय। जैसे ही आप लोग जानते हो कि क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं उस समय रक्त का बहाव तो होगा, क्योंकि आप शरीर के पार्ट को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही रक्त वायु के संपर्क में आता है तो वो थक्के के रूप में यानी गाढ़े गाढ़े पदार्थ के रूप में चेंज हो जाता है, होता है। चोट लगती है, खून बहता है, तो अपने आप एक मांस जैसा टुकड़ा जो है चोट लगे स्थान पे बन जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है, थोड़ी देर में होता है, तो उसको रक्त का थक्का कहते हैं। तो रक्त का जो थक्का है उसको जमने से रोकने के लिए क्या होता है, जो होती है ना, एनिमल है, ये प्राणी है, तो उससे एक पदार्थ निकलता है, उसका प्रयोग करके उसको रक्त का थक्का जमने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये सुश्रुत ने बताया। फिर सुश्रुत के द्वारा 26वीं शताब्दी के से पहले नाक, कान, होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में क्या होते हैं, मिलते हैं ना। यानी इन्होंने सर्जरी के बारे में बताया, आंख, नाक, कान, आजकल नाक की सर्जरी कराती है। आप लोगों ने एक्ट्रेस के बारे में सुना होगा, उस एक्ट्रेस ने नाक की सर्जरी कराई, नोज जॉब इंग्लिश में लिखा रहता है, तो वो ये सर्जरी करवाते। तो सुश्रुत के समय भी ये सर्जरियां होती थी। वास्तव में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आंसर इज सुश्रुत। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया उन्होंने। उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप या काटने एवं पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली फोर्सेप या चिमटियों के रूप थे। आजकल जो चिमटियां यूज की जाती है, जो फोर्सेप यूज की जाती है पट्टियों को काटने के लिए, वैसे की वैसी इनके जो द्वारा बनाई गई जो पट्टियों को काटने के लिए फोर्सेप बनाई गई थी, वैसी ही इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी आज के जो ऑपरेशन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट यूज लिए जाते हैं, वैसे ही इक्विपमेंट जो है सुश्रुत के द्वारा बनाए गए थे ऑपरेशन करने के लिए। इन्होंने चिकित्सा की साफ सफाई को विशेष यानी चिकित्सालय के अंदर साफ सफाई पर जो है ध्यान देने के लिए भी अपनी जो है कुछ जो बातें हैं उन्होंने कही थी कि चिकित्सालय के अंदर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो जो रोगी है वो ठीक होने की बजाय और अधिक क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्षतः चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों में बहुत आगे था। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ तथा बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, सुश्रुत संहिता है ना, जिसके बारे में इन्होंने ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ऑपरेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ये सब क्या की जानकारी इन्होंने दी। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। इनके द्वारा रचित, देखो चित्र के नीचे लिखा हुआ है, इनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। तो कौन सी किताब लिखी इन्होंने, सुश्रुत संहिता लिखी। फिर इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का क्या कहा जाता है,
जनक कहा जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के बारे में बताया। ऑपरेशन के से पहले जो उपकरण है उनको उबाला जाए ताकि है ना जो संक्रमण है विभिन्न रोगों से वो नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद रक्त का थक्का नहीं जमे, इसके लिए उन्होंने जो होती है जोंक जो होती है उससे जो है ये जोंक है, ध्यान रखना है ना, जो नहीं बेटा जोंक है, ये टर्म्स अलग अलग है लेकिन जोंक जो है उसका प्रयोग किया, उससे निकलने वाले विष का, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमे, है ना। आंख नाक कान की सर्जरी के बारे में बताया, चिकित्सा के 101 यंत्रों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, और अस्पताल में सफाई क्यों जरूरी इसके बारे में बताया। तो ये सुश्रुत का जो है शल्य चिकित्सा की क्रिया में योगदान था। दूसरे वैज्ञानिक जो है जिन्हें हम बोलेंगे वो है चरक। चरक आयुर्वेदिक चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय व शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले चरक ने बताया। फिर पाचन की क्रिया विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया? चरक ने। देखो चित्र दिया हुआ है इनका। फिर उसके बाद आता है कि इनके अनुसार शरीर को कार्य करने के कारण 3 दोष होते हैं। शरीर हमारा काम करता है, शरीर में बीमार होना जो होता है वो 3 दोष के कारण होता है, पित्त, कफ और वात के कारण, यानी वायु। ये तीनों ही क्या होते हैं? शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? तो उसने बताया कि हमारे मानव शरीर में 3 चीजें पाई जाती है। एक तो होता है पित्त, जो कि हमारा यकृत जो है पित्त रस स्रावित करता है। दूसरा होता है कफ और तीसरा होता है वात, वात यानी वायु। तो ये तीनों ही संतुलित मात्रा में उपस्थित है तब तक तो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। लेकिन अगर इन तीनों में क्या हो जाता है, कोई भी असंतुलन आ जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। ये किसने कहा? चरक ने कहा। फिर है उनके द्वारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया ग्रंथ था चरक संहिता। चरक ने कौन सी जो है बुक लिखी? चरक संहिता। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। आज भी चिकित्सा शास्त्रियों के समान दृष्टि से देखा जाता है, मतलब काफी सम्मान जो है इस बुक को दिया जाता है चिकित्सा शास्त्र में। संस्कृत भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। सुश्रुत की जो सुश्रुत संहिता है वो भी संस्कृत की है और ये भी संस्कृत में है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित गद्य व पद्य रूपों में लिखित है। मतलब कितने खंडों में बटा हुआ है? ये 8 के अंदर, और इसको गद्य और पद्य के रूप में लिखा गया है। चरक ने अनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही ज्ञान दिया था। अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ा है हमने, मेंडल का चैप्टर है कि क्यों लक्षण जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं ना, तो इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। उन्होंने उन कारणों को उन्हें उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग निश्चय होता है, कि लिंग जो है लड़का है या लड़की, ये किस कारण से होता है, इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताया। बच्चे में अनुवांशिक दोष जैसे कि लंगड़ापन, अंधापन, माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। उन्होंने कहा कि लंगड़ा होना, अंधा होना ये इस वजह से होता है क्योंकि माँ या बच्चे यानी जो बच्चा है उसकी माँ या पिता के अंदर क्या है? कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से उस बच्चे में क्या हो रहा है? ये रोग हो रहा है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया था, जो शरीर के मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि शरीर का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? हृदय करता है, और विभिन्न धमनियों के द्वारा जो है ये नियंत्रण करता है, क्योंकि हृदय से विभिन्न धमनियां क्या होती है? निकलती है। ये किसने कहा? चरक ने। चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशों व प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। यानी कोई भी रोगी है, जैसे आपके पास आता है, जैसे आपकी मैं टीचर हूँ, मैं आपको डांटती हूँ, है ना, इन फ्यूचर आप जाके, अभी तो आप मुझसे गुस्सा हो, मैडम हमेशा क्या करती रहती है? डांटती रहती है। इन फ्यूचर जाके आप डॉक्टर बन गए, फिर मैडम जब एज में हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, आप जाकर क्या करते हो? इलाज करते हो। अब मैडम आपके पास इलाज करवाने आती है तो आप क्या करोगे? अच्छा, हमको बचपन में बहुत डांटती थी, इसको तो मैं ठीक करूंगी नहीं, उल्टा इसका क्या करूंगी कि ऑपरेशन करके कैंची इसके शरीर में छोड़ दूंगी, है ना। तो वो वाली जो भावना होती है वो जो है नहीं रखनी चाहिए, यानी रोगी को शत्रु नहीं मानना चाहिए, रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति को ऐसा रोग है जैसे एड्स हो गया, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सभी जगह जाके कह दे कि नहीं उसको तो एड्स है और उसकी बीमारी ऐसी है। तो एक जो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो चीजें होती है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, ये इन्होंने बताया। चिकित्सकों को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चिकित्सक को हमेशा नई नई जो नॉलेज है वो प्राप्त करती रहनी चाहिए, ये चरक ने कहा। चरक का चरक शब्द क्यों कहते हैं, यानी चरक का मतलब क्या है? तो चरक शब्द का अर्थ है चलना।
ये उपाधि दी गई थी चरक को, है ना, चरक की क्यों दी गई थी? वे पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? चरक कहा गया। आगे बात समझ में, तो पूछा जाता है चरक का क्या मतलब है, तो क्योंकि चरक जो है वो मरीजों का इलाज करने के लिए काफी लंबी लंबी दूरियां तय करके पैदल यात्रा करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? चरक पड़ा। आगे बात समझ में। फिर आता है नेक्स्ट वैज्ञानिक जो है हमारे, वो है सीवी रमन। ठीक है, तो देखो सीवी रमन के जीवन की क्या क्या बातें हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुधिरापल्ली शहर में हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर तथा माता पार्वती अम्मल थी। उनके माता पिता का ये नाम था। उनके पिता विशाखापट्टनम में वोल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे, यानी किसके? फिजिक्स के टीचर थे। कौन सी कॉलेज में? वोल्टेयर कॉलेज में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। रमन ने वोल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, फिर 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में उन्होंने क्या प्राप्त की? एमएससी जो है वो की। फिजिक्स के अंदर उन्होंने एमएससी की। इनके पिता फिजिक्स के ही लेक्चरर थे, तो उससे फर्क बहुत पड़ता है बच्चे की मेंटेलिटी में। घर में जैसा माहौल होता है, बच्चा उसी चीज की ओर क्या करता है? ध्यान देता है। तो एमएससी इन्होंने की। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा जो है इन्होंने, यानी जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है उसकी प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें इन्होंने क्या किया? 19 साल की आयु में उसको क्लियर कर लिया। भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी प्रतियोगिता परीक्षा में, जिसमें यानी ये जो अर्थ विभाग की इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की जो ये परीक्षा हुई थी, है ना, उसके अंदर किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे? साहित्य के, इतिहास के, संस्कृत के, राजनीतिक विज्ञान के, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए थे। और ये स्टूडेंट किसके थे? साइंस के थे। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं आए थे, पर फिर भी इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ये एग्जाम क्या कर दिया था? क्लियर कर लिया था। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के महालेखापाल नियुक्त किए गए। उप महालेखापाल उनको क्या किया? भारत सरकार ने नियुक्त किया। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको क्या करना है? टीचर बनना है तो क्या करोगे आप? फर्स्ट ग्रेड क्लियर करोगे, सेकंड ग्रेड क्लियर करोगे। वैसे ही उप में जो महालेखापाल जो एग्जाम होता है उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने जो अर्थ विभाग का ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो दी थी। तो गवर्नमेंट जॉब इनको क्या हो गई थी? मिल गई थी। फिर रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों, वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। वायलिन, पियानो, ये सब क्यों अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे रिलेटेड जो सिद्धांत थे इन्होंने दिए। फिर है राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाक तार विभाग के महालेखापाल पद से त्याग पत्र दे दिया। मतलब उन्होंने जब जॉब ज्वाइन की थी तब तो ये उप महालेखापाल थे, लेकिन 1917 होते होते ये क्या हो गए? डाक तार विभाग जो होता है, डाक विभाग है, उसके अंदर महालेखापाल के पद पे आ गए। मतलब इनका प्रमोशन हो गया था। ठीक है, लेकिन उनका ध्यान तो फिजिक्स के अंदर रहा, तो विज्ञान को वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यहाँ से इन्होंने अपनी जॉब को 1917 में क्या कर दिया? छोड़ दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जाके ये प्रोफेसर बन गए फिजिक्स के, क्योंकि एमएससी इन्होंने किस में की थी? फिजिक्स में की थी। इस पद पर रहते हुए रमन ने अपने विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत जो है रमन प्रभाव की खोज की। ठीक है, जो उन्होंने 1928 में पूर्ण किया। जब वो फिजिक्स के कोलकाता विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर बने, तभी उन्होंने रमन प्रभाव की क्या की? खोज की। रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, किसके लिए मिला? तो 1930 में मिला और रमन प्रभाव के लिए किया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रमन प्रकीर्णन क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रमन प्रकीर्णन के अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है, यानी लिक्विड से गुजरता है, यानी पानी से गुजर रहा है सपोज, है ना, तो प्रकाश व द्रव में अंतः क्रिया होती है। तो उस सूरज की रोशनी में और जो पानी है उसके अंदर क्या होगी? क्रिया होगी, जिससे प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। तो ये रमन प्रभाव था, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। रमन प्रभाव खोज की विशेष बात यह थी
कि केवल 200 रुपए के उपकरणों एवं न के बराबर सुविधाओं के साथ रमन ने ये खोज लिया था। आगे बात समझ में। फिर आता है भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, तो काम करने के कारण भारत सरकार ने सबसे बड़ा जो प्राइज होता है भारत रत्न वो दिया उनको 1954 में। उनके इस वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकास करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। फिर रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। ठोस द्रव गैस का अध्ययन किया कि आकाश का रंग और समुद्र का पानी का रंग नीला क्यों है, इसके बारे में बताया। ठोस द्रव्य गैस के बारे में उन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्सरे किरण, पदार्थ की संरचना, है ना, पदार्थ किन से बना होता है, कैसी संरचना होती है, एक्सरे किरणें क्या है, चुंबकीय शक्ति, चुंबक जो है लोहे को क्यों अट्रैक्ट करती है, जो हम बोलते हैं उसमें वर्ण और ध्वनि के वैज्ञानिक अनुसंधान के 20 नवंबर 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर इज 28 फरवरी। और किसकी याद में मनाया जाता है, सीवी रमन के जो याद है उसके अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आपका जो 3 वैज्ञानिक है वो हम लोगों ने क्या किया है बेटा, अभी पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे।